जय जोहार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का जो रिपोर्ट है, उसपे जो मेन टॉपिक है, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। एमसीक्यू बेस्ड मैं क्या विनय कुमार पाठक की हैंडबुक वस्तुनिष्ठ हैंडबुक वाली बुक देख रही थी। तो उसे पढ़ते-पढ़ते मुझे लास्ट में ये चैप्टर दिख गया। तो मैंने सोचा कि है ना, आप सभी से भी ये शेयर कर दूँ। जो मेन टॉपिक होगा हम वो देखेंगे, है ना? तो फाइनली अ, है ना, एडमिट कार्ड आ गया है। तो एग्जाम बहुत निकट है, तो मैं आप सभी का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक होगा हमारा कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, है ना। और मैं इसमें उत्तर इसलिए हाइड मैंने नहीं किया है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि बाई चांस अगर है ना, मुझसे बोलने में भी अगर गड़बड़ी हो जा रही है ना, तो आप सभी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए है ना, मैंने उत्तर को हाइड नहीं किया और इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी हम साथ में देखते चलेंगे। और मैंने ओवरऑल देखा है, कुछ-कुछ प्रश्न देखे हैं जो सही लगे मुझे, मतलब गलत नहीं है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदेश में कितने कृषक परिवार हैं? इसका उत्तर 40.10 लाख कृषक परिवार हैं। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। ठीक है? और प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% जो है वो लघु एवं सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को कितना अनुदान दिया जा रहा है? इसका उत्तर याद रखिएगा, 70%। हम व्याख्या में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए व्याख्या, उत्तर लिया हुआ है सी। व्याख्या है, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के लघु एवं सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर सिंचाई पर, स्प्रिंकलर मतलब समझते होंगे ना आप, स्प्रिंकल करना। जैसे कि ये खेत खेत होती है, खेत का मेड़ जो होता है, वहां पे पाइप्स बिछी होती हैं और यहाँ पे है ना, पाइप्स के थ्रू इस तरह से फवारा टाइप का, है ना, स्प्रिंकलर होता है। तो इस सिंचाई पर है ना 70%, जिसमें से 70% में से 33% केंद्र का है और 37% राज्य का है ना, अनुदान दिया जा रहा है। और अन्य किसानों को 50% का अनुदान है, जिसमें से 27% केंद्र का है और 23% राज्य का है। ठीक है, याद रख लीजिए। जैसे कि यह 70% है, इसमें से केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना कितना है, 33% केंद्र का है और 37% राज्य का है। वहीं पे अन्य किसानों के लिए कितना है, तो अन्य किसानों के लिए 27 और 23। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। बाकी अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है। चलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, हम देखते हैं क्या है। फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर वर्ष 2023-24 में वृद्धि पूछा गया है, है ना, कथन में वृद्धि बोला गया है ना, 2.15% रही है ना, 2.15% रही है। ये कथन सही है। फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर वर्ष 2023-24 में योगदान योगदान बोला गया है 8.64%। तो ये वाला कथन भी सही है। वर्षावधि 2018-19 से 2023-24 के तहत के मध्य, मतलब 2018-19 से 2023-24 के मध्य फसल क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि वर्ष जो है वो 2021-22 में दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये वाला कथन भी सही है। विगत 5 वर्षों में फसल क्षेत्र के योगदान और वृद्धि की प्रवृत्ति उतार चढ़ाव वाली रही है। ये कथन भी सही है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चारों के चारों कथन सही है। व्याख्या, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार फसल क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर का वृद्धि जो है वो 2.15% है और योगदान जो है 8.64%। विगत 5 वर्षों में वृद्धि और योगदान प्रतिशत की प्रवृत्ति उतार चढ़ाव वाली रही है। वर्षावधि 2018-19 से 2023-24 के मध्य फसल क्षेत्र न्यूनतम वृद्धि जो रही है वो वर्ष 2021-22 में दर्ज की गई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा-सा दिख नहीं रहा है, मैं इसको पढ़ करके आपको सुनाती हूँ। सर्वाधिक वृद्धि कब हुई है? सर्वाधिक वृद्धि 2018-19 से लेके 2023-24 के मध्य 2018-19 के बीच रही है। कितना? 14.31%।
वृद्धि, ठीक है। और योगदान कितना रहा है? 2018-19 से 2023-24 के मध्य 2018-19 में 10.23% का योगदान रहा है। न्यूनतम वृद्धि कितनी हुई है? न्यूनतम वृद्धि 2018-19 से 2023-24 के मध्य 2021-22 में न्यूनतम वृद्धि हुई है, 1.37% के लगभग है। और न्यूनतम योगदान 2018-19 से 2023-24 के मध्य 2023-24 में है ना 8.64% है, ठीक है। यही लिखा हुआ है ना, 8.64%, ठीक है। तो ये वाला याद रख लीजिएगा। बाकी अगला हम देखते हैं, ठीक है। वृद्धि योगदान है ना, सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक योगदान, न्यूनतम वृद्धि, न्यूनतम योगदान। अगला देखते हैं, कहाँ गया अगला। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर 2014 में शुरुआत हुई थी। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन 2014। देखते हैं, अगला व्याख्या है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। पूर्व में योजनाओं का क्रियान्वयन 5 जिलों में शुरू किया गया। वर्तमान में इन योजनाओं का विस्तार समस्त जिलों में करते हुए 5 जिले गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला और शेष 22 जिलों के एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो जो शुरुआत के जो जिले थे, है ना, वो याद रख लीजिए, है ना, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, ठीक है। ये शुरुआत में ये जो योजना है वो शुरुआत में 5 जिलों में लागू हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगर जैविक ब्रांड किस जिले से संबंधित है? इसका उत्तर याद रखिएगा, मुंगेली जिला से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग एवं विपणन किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे विपणन किया जा रहा है, एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं, बाई चांस अगर बन गया क्वेश्चन तो। चांगो राइस बलरामपुर में है। बांसाझाल राइस सरगुजा, मैकल्स नेचर कबीरधाम, आगर जैव उत्पाद मुंगेली, ठीक है। यही प्रश्न में पूछा गया था। आगर नदी जो है ना, वो आगर नदी वाला नदी, ठीक है। तो उससे आप समझ सकते हैं ना, मुंगेली जिला में। आगर जैव उत्पाद मुंगेली, आरूग जैविक राजनांदगांव, रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी, पंचतत्व कोंडागांव, आदिम ब्रांड दंतेवाड़ा, बस्तर नेचुरल बस्तर, केलो ब्रांड रायगढ़, शिवनाथ ऑर्गेनिक दुर्ग, रायपुर ऑर्गेनिक्स रायपुर, बालौद ऑर्गेनिक बालौद, जशपुर एग्रोफ्रेश जशपुर, ठीक है। तो 2-4 चीजें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जैसे कि चांगो राइस है ना, ये बलरामपुर में, बांसाझाल राइस सरगुजा, मैकल्स तो कबीरधाम, है ना, आगर भी समझ में आ गया, ठीक है। आरूग थोड़ा सा याद रखने लायक है ना, आरूग जैविक राजनांदगांव, रुद्र रुद्र से रुद्री याद रख सकते हैं, रुद्री ऑर्गेनिक धमतरी, और पंचतत्व से आपको कोंडागांव याद रखने की आवश्यकता है। बाकी आदिम ब्रांड है ना, आदि मानव से याद रख लीजिए, है ना, दंतेवाड़ा। तो बाकी तो सारी जो चीजें हैं ये है ना उनके नाम पे ही दिख रही हैं, तो ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन कब से किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा 2015-16 से, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन 2015-16 से किया जा रहा है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्रोतों के विकास, भू जलवर्धन तथा उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग की महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। अगला देखते हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि NMSA के अंतर्गत रेनफेड
रेनफेड है ना, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है? तो इसका उत्तर 2014-15 से। ठीक है, 2014-15 से। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का क्रियान्वयन 2014-15 से किया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एनएमएसए के घटक रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का क्रियान्वयन वर्ष 2014-15 से भारत सरकार के दिशा अनुरूप किया जा रहा है। अगला अगला अरे ये ना वाईफाई। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है? यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है, ऑप्शंस पूरे नहीं है, अगले स्लाइड में देखते हैं। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3,473। ठीक है, 3,473। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,473 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 2020 में। ठीक है, भूपेश बघेल सरकार के टाइम पे, 20/7/20। ठीक। गोधन न्याय योजना का शुभारंभ 20 जुलाई 2020 से किया गया है। इस योजना के तहत ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से गोबर, आई थिंक मेरे ख्याल से ये बंद भी हो चुका है ना, गौठान बंद हो चुका है वैसे। फिर भी चलिए देख लेते हैं। प्रति किलोग्राम की दर से गोबर तथा ₹6 प्रति किलोग्राम की दर से सुपर कंपोस्ट तथा ₹6.5 प्रति किलोग्राम की दर से सुपर कंपोस्ट प्लस का विक्रय किया जा रहा है। अब तो मेरे ख्याल से ये वाली योजना बंद हो गई है। फिर भी चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी कृषि उपज मंडियां एवं उप मंडियां हैं? ठीक है, इसका उत्तर कहाँ गया, ये वाला है। ठीक है, 69 मंडियां हैं, कृषि उपज मंडियां हैं, और 118 उप मंडियां हैं। है ना, ये अपडेटेड और कहीं पे अपडेटेड नहीं है, ये प्रतिवेदन में भी यही वाला डेटा है। ठीक है, वेबसाइट में भी। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के प्रथम चरण में निम्न में से छत्तीसगढ़ की कौन सी कृषि मंडी को शामिल किया गया है? ये तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवर्धा। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के प्रथम चरण में निम्न में से छत्तीसगढ़ की कौन सी कृषि मंडी को शामिल किया गया है? तो उत्तर याद रखिएगा, कवर्धा। व्याख्या दिया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य की 14 नियमित कृषि उपज मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से जोड़ने हेतु चिन्हांकित की गई है। प्रथम चरण की मंडियों को दिनांक 19/10/2016 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये वाली डेट भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और प्रथम चरण में कौन-कौन सी कृषि उपज मंडियां थी? अम, राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा। और द्वितीय और तृतीय चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़। है ना, तो ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है? तो इसका उत्तर क्या लिया गया है, मतलब क्या है इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, 111। व्याख्या। प्रदेश में 11 मंडियों में प्रदेश में 11 मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला तथा 111 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ठीक है, ये तो याद हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो। 11 मंडियां हैं, है ना, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए, और 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है। अगला देखते हैं।
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत ई ट्रेडिंग प्रणाली कब से प्रभावशील है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8/5/2015। 8/5/2015, 8 मई 2015। व्याख्या। अ, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की 14 कृषि उपज मंडियां ई ट्रेडिंग से जुड़ी हुई हैं। प्रदेश की 14 कृषि उपज मंडियां जो है वो ई ट्रेडिंग से जुड़ी हुई हैं, जहां अधिसूचित कृषि उपजों का ऑनलाइन क्रय विक्रय हो रहा है। यह प्रावधान 8/5/2015 से प्रभावशील है। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्रोतों से सतही जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग में लाया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा 86.30%। 86.30%। व्याख्या देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा 48,296 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें से 41,720 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि 86.30% है ना, जल उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा ये मात्रा वगैरह, है ना, बट पूछ सकता है तो प्रतिशत ही पूछेगा, है ना। तो 86.30% जल उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11,630 मिलियन क्यूबिक मीटर है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 44% उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, है ना। 86.30% जो है ये जल उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाया जा सकता है। और अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 44% उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है। प्रदेश के कुल 146 विकास खंडों में से 116 विकास खंड भूजल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी तथा 24 विकास खंड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में है और 6 विकास खंड संकटपूर्ण श्रेणी में आंकलित हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रदेश में कुल 146 विकास खंडों में से 116 विकास खंड जो है वो भूजल की दृष्टि से सुरक्षित है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 24 विकास खंड ऐसे हैं जो आंशिक रूप से, मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ विकास खंड ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत संकट है, मतलब संकट में वहां पे बहुत अच्छे से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है। और 6 विकास खंड ऐसे हैं जहाँ पे संकटपूर्ण श्रेणी में है ना, संकटपूर्ण श्रेणी में ही रखा गया उनको, मतलब वहां पे व्यवस्था नहीं है पानी की, नदियां वगैरह नहीं होंगी। ठीक है। मार्च 2023 तक राज्य की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो मार्च 2023 तक राज्य की सिंचाई क्षमता है 21.52 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या दिया हुआ है। सिंचाई के मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन, एनीकट, स्टॉप डैम, नलकूप आदि हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित 3 वृहद, 29 मध्यम और 1945 लघु सिंचाई योजनाओं के कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी। ठीक है। तो 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी, जो वर्तमान में 2023 मार्च 2023 तक 21.52 लाख हेक्टेयर हो गई है। ठीक है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात 8.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो 21.52 लाख हेक्टेयर हो गई है ना, मार्च 2023 तक में ये सिंचाई क्षमता। और वृद्धि कितनी हुई है? तो याद रखिएगा 8.24 लाख हेक्टेयर। अगला, छत्तीसगढ़ में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना है? तो यहाँ पे पूरा नहीं दिया हुआ है। अगला देखते हैं, अगला स्लाइड में 38। ठीक है, 38 सिंचाई योजना है। यही था ना प्रश्न।
छत्तीसगढ़ में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना, ठीक है, कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना कितनी है? 38 है। वर्तमान में 8 वृहद, 38 मध्यम और 2477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना, 827 एनीकट या स्टॉप डैम निर्मित है, जबकि 4 जो है वो वृहद और 0 मध्यम और 365 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 1 नलकूप योजना एवं 247 एनीकट स्टॉप स्टॉप डैम निर्माणाधीन है। ठीक है, 8 वृहद है, 8 वृहद, 38 मध्यम, 2477 लघु सिंचाई, 30 नलकूप योजना और 827 एनीकट या स्टॉप डैम, ठीक है, ये निर्मित हो चुके हैं, है ना, ये इनका हो गया है निर्मित निर्मित है। बाकी जो भी है वो निर्माणाधीन कितने हैं? 4 वृहद है, 365 लघु सिंचाई योजना है, 1 नलकूप है और 247 एनीकट, ये निर्माणाधीन है। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न सारे समाप्त हो गए। ठीक है, तो इतने ही प्रश्न थे कृषि एवं संबद्ध सेवाओं से। तो चलिए, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मेन टॉपिक फिर से लेकर के आऊंगी जिससे प्रश्न बनने के चांसेस हैं, ये बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू आप सभी को।